हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी, और यूनिट नंबर 2 का लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो था फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। और मैंने आपको बताया भी था कि कल मॉर्निंग में, यानी कि संडे 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग में एक क्लास यूट्यूब पे ऑनलाइन लूंगा, जिसमें हम टोटली एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 के। टोटल 12 संडे रहेंगे और 12 यूनिट रहेंगे, और 12 यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम जो है क्वेश्चन की स्ट्रेंथ रहेगी 40+, मतलब क्वेश्चन हमारे रहेंगे, तो वो 60-70 तक जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों के थ्रू आपका एक पूरा यूनिट कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हो उतना मैक्सिमम आप शेयर करें। आज का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, बिजनेस इन्वायरमेंट। और आपको ये पता ही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम अपना आसपास देखें तो काफी सारे चेंजेस डे बाय डे होते जाते हैं। हर रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल आपको दिखाई देती है भाई। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा पास से लेके करंट ईयर तक चलूं या प्रेजेंट में बात करूं, तो सबसे सिंपल एग्जांपल आप अपने फार्मर से ले सकते हैं। फार्मर जो अर्लियर, जब आप देखते थे कि खेती बाड़ी करते थे तो वो हाथ से हल को चलाते थे, धीरे धीरे बैल का यूज करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रैक्टर को परचेज करना स्टार्ट किया, ट्रैक्टर से नाउ इट इज वो खेती करते हैं। और आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोबोटिक टाइप में वो खुद से जो है सारा काम कर देती हैं, है ना। तो सारी चीजें वो प्रॉपरली अपने आप से अरेंज कर देती है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अनीस? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर? तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं बेसिक पॉइंट की तरफ। क्या इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट हमारे रहेंगे, किन किन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ। होप सो आपको स्क्रीन क्लियर है अनीस। यस सर। चलिए, जो सिलेबस है वो हमारा एज पर सीबीएसई 2024-25 के अकॉर्डिंग है, और इसमें हम लोगों का जो यूनिट है आज वो है रिलेटेड टू बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हमारा यहाँ डिस्कशन रहेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग जो इस यूनिट में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर हमारे पास एज पर सीबीएसई सिलेबस सबसे पहले है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। देर आफ्टर हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है 5 बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट बनते हैं, जिसको हम PESTL के नाम से, यानी पेस्टल के नाम से जानते हैं। कई लोग इसको SLEPT, स्लेप्ट के नाम से भी याद कर सकते हैं। स्लेप्ट और पेस्टल में सारे अक्षर सेम है, तो हम इसको जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस यानी एक्सटर्नल डायमेंशंस के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस पर मैं आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। इसी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली हमसे पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर बेसिकली क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू LPG इन इंडिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के आधार पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका क्या चेंज, उसका क्या इम्पैक्ट बिजनेस पर आया, उससे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो इनको हम 3 पार्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, नंबर 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस और उनका इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। और साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमारा और भी रहेगा डिस्कशन का, हम उसको 3.4 का नाम दे सकते हैं। 3.3 में ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट बेसिकली बिजनेसेस पर पड़ा या सोसाइटी पर हुआ। इन सब को पढ़ने के बाद इस यूनिट से हमें जो लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सबसे पहले तो हम ये समझ पाएंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान पाएंगे। देन जो वेरियस डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की उनको समझ पाएंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका बिजनेस पर क्या चेंज हुआ, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस पर इन इंडिया विद रेफरेंस टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो तीनों पॉलिसीज थी हमारी, LPG पॉलिसीज को हमने एक 1991 की NEP के नाम से, न्यू
इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से इसको जाना हमने, एलपीजी, जो उस समय की सबसे पावरफुल पॉलिसी रही। मतलब इस पॉलिसी के आधार पर हम अपने देश को बचा पाए, आप यूं कह सकते हैं। क्योंकि उस वक्त अगर इस पॉलिसी को मनमोहन जी इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उस कंडीशन में क्या होता कि हो सकता था देश का जो है देश को गिरवी रखना पड़ जाता है, देश की बहुत सारी संपत्ति हमें बेचनी पड़ जाती। सो एट दैट टाइम मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप उठाया 1991 में, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर पाए। डिस्कस द मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। और कुछ मैनेजरियल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिनका बिजनेस पर जो है बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो हमें ये डिस्कस करने में हेल्प करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि आपकी बुक के जो है लेफ्ट साइड में एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है। अगर मैं इस केस स्टडी के बारे में बात करूँ तो इट इज अ रियल केस स्टडी अबाउट अ रिक्शा पुलर, जो कि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है ड्यू टू ऑफ देयर जो है ना हार्डवर्क और अपनी एक पॉजिटिव सोच की वजह से। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है, ये जो केस स्टडी है, वो किसके बारे में है? ये एक जो है ना धर्मवीर कंबोज है, यमुनानगर के रहने वाले। वो एक्चुअल में एक रिक्शा पुलर थे। उन्होंने क्या किया, वो रिक्शा पुलर पुलिंग करते थे, और एक दिन उनका वो दिल्ली की गलियों में जब वो रिक्शा चला रहे थे तो काफी बहुत बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। लेकिन फिर भी उनके मन में ये चलता रहता था कि कैसे वो अपनी लाइफ को जो है ना प्रोग्रेसिव कराएं, अपने लाइफ को जो है ना वो आगे बढ़ाएं। इसके लिए वो अपने गांव में आए। गांव में आकर उन्होंने काफी सारी चीजें उनके मन में चलती रही, लेकिन उनको कोई अच्छा सुइटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी। तो धीरे धीरे उनके उन वो एक बार राजस्थान चले गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, जो आपका आंवला होता है, गूजबेरीज जिन्हें बोलते हैं, गूजबेरीज के लड्डू बना रही थी। और उनको लड्डू बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। और जिस जो आंवले को उनको घिसने के लिए क्या था, एक पत्थर, एक पेनफुल एक्टिविटी से गुजरना पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद धर्मवीर कंपोज ने सोचा क्यों ना इसको एक ऐसा इजी वे में कन्वर्ट किया जाए कि इनको जो है ना ज्यादा परेशानी भी ना हो और कोई किसी प्रकार की हेल्थ की नुकसान भी ना हो। तो उन्होंने काफी सारे अटेम्प्ट किए, एक दो तीन चार, ऐसे चार पांच अटेम्प्ट करते करते उन्होंने अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट निकाला। और फाइनल प्रोजेक्ट में उन्होंने उस प्रोजेक्ट को केनिया में जो है ना एज ए पायलट बेसिस पर लॉन्च किया। और वहां से उनमें जो सुधार होने थे, उन सुधारों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और उसके बेस पे उनका प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो गया। और उस पॉपुलैरिटी की वजह से वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने गए। तो ये एक बेसिकली केस स्टडी थी, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें इसमें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास कि भाई इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। तो उससे पहले कोट दी गई है, बिजनेस कोट क्या कहती है ये, कि आप बेशक से हवा को चला नहीं सकते, लेकिन उसको उनमें जो आपकी नाव होती है, उनके सेल्स जो होते हैं, पर्दे जो होते हैं, उनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि व्हेन यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस चेंज योर सेल्फ। यानी कि ये कहना चाहता है कि भाई अगर आप हवा को नहीं चला सकते तो सेल्स को इस तरीके से एडजस्ट कर दो कि सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंग जो है अगर नहीं बदल पा रहे तो आप उनके अकॉर्डिंग बदल कर उनको अपने अकॉर्डिंग बना लें। तो इसके बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और काफी मतलब बुक से एज इट इज ये पेज लिया गया है सुभाष देव सर की बुक से। और जिसके बारे में मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी बेहतरीन बुक है। और क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसमें से आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने इनमें जो धर्मवीर कंबोज का जो ये साइड में एग्जाम्पल दिया गया है, so how a machine invented by him made life easier for women workers in the unorganized sector. Now, here unorganized sector standing for the person who generally works on the स्ट्रीट वॉक्स, यानी जो गलियां होती हैं वहां पर जनरली वो काम करते हैं, या घर में छोटा मोटा कोई काम लेकर बैठे होते हैं। कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उनको जानने वाला कोई नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली होती हैं। एंड दिस इनोवेशनल रिजल्ट इज इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। और इसका जो है फूड प्रोसेसिंग बिजनेस पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इस इनोवेशन का। दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन एडिशन टू इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जैसे इन्होंने ये मशीन डेवलप की, इनोवेट की, तो उससे क्या हुआ कि सोशल इम्पैक्ट भी बढ़ा उसका। काफी सारे लोग जो गुजबेरीज के लड्डू खा रहे थे, तो या किसी अदर प्रकार के फ्रूट का या जूस निकालना था, तो उनसे
उनको एक हेल्दी और हाइजीनिक मतलब प्रोडक्ट उनको मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले लोग हाथ से बनाते थे तो हाथ का मैलापन है या कोई गंदगी है तो उस हाथ में चली जाती थी, तो लोग उन्हें अनहाइजीनिक मानते थे। लेकिन अब मशीन के थ्रू ऐसा काम होने लगा तो उसको हाइजीनिक मानने लगे, तो सोशल वेलफेयर पर उन्होंने फोकस किया। आज वजह ये इकोनॉमिक था, मतलब ये इस तरीके की मशीन थी कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था। टेक्नोलॉजी क्योंकि नई थी तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया, और साथ ही साथ इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा दिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का मतलब है लोगों के रहन सहन, जीवन में काफी परिवर्तन ये लेकर आया। सो द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनल्स को या अदर फोर्सेस को, जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर के होते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उन बेसिकली फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। उन फैक्टर्स का सम टोटल ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें हम दो शब्द को बखूबी पढ़ेंगे, एक तो बिजनेस और दूसरा इन्वायरमेंट। अब बिजनेस हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था। बेसिकली बिजनेस का मतलब होता है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। लेकिन साथ ही साथ उस बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला एक ऐसा वातावरण होता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि बिजनेस पर पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव डालता है, पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो सम टोटल है। वो क्या है, सम टोटल है। किसका सम टोटल है? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स का सम टोटल ऑफ टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है। जिन फैक्टर्स को अगर हम बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट के तौर पे जानेंगे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के तौर पे हम जानेंगे। तो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप इन्हें बोल सकते हो, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स आप इन्हें बोल सकते हो। जो इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर है इनको इस चैप्टर में एक स्पेसिफिक नाम दिया है, तो इसलिए इनको हम स्पेसिफिक फैक्टर्स बोल देते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम जर्नल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, जनरल इन्वायरमेंट के नाम से आप जानते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसी बात को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि लिखा गया है एज वन राइटर हैज पुट इट, जस्ट टेक द यूनिवर्स, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट इन द सबसेट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिमाइंडर इज इन्वायरमेंट। यानी कि कह रहे हैं कि किसी ने लिखा है, किसी ने कहा, खूब कहा है कि पूरे यूनिवर्स को आप लीजिए, उसमें से उसे सब सेट्स में बांटिए, और उसके बाद उसमें ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करिए, और बाद में जो बच जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट। यानी कि एक जो हमारा ये एक इन्वायरमेंट, एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ, इस ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ जो भी फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं और जो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, वो फैक्टर्स ही बेसिकली इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं। तो सराउंडिंग विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बी नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, जनरल फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं। Thus, the economic, social, political, technological, and other forces which operate outside a business enterprises are parts of its environment। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं जो फैक्टर्स हैं, उनमें हम कुछ जर्नल फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल फैक्टर्स में हम शामिल करते हैं किसको, इकोनॉमिकल फैक्टर को, सोशल फैक्टर को, पॉलिटिकल फैक्टर को, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को, एंड अदर फोर्सेज लाइक लीगल इन्वायरमेंट, लीगल फैक्टर। तो पांचवें नंबर पर हम लीगल फैक्टर को रख लेते हैं। तो ये सब मिलकर हमारे इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं। सो ऑल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कंपीटिंग एंटरप्राइजेज एज वेल एज द गवर्नमेंट्स, consumes consumer groups, competitors, courts, media, other institutions working outside and enterprises कॉन्स्टिट्यूट इट्स इन्वायरमेंट। यानी जितने भी फैक्टर जो कि चाहे वो बिजनेस के अंदर से रह के काम करें या बिजनेस के बाहर रहकर काम करें, वो इस प्रकार के इन्वायरमेंट का क्रिएशन करते हैं। इनमें हमने शामिल किया जैसे गवर्नमेंट को, कंज्यूमर ग्रुप्स को, कंपिटिटर्स को, कोर्ट्स को, मीडिया को, इंस्टीट्यूशनल वर्किंग आउटसाइड एंड एंटरप्राइजेज, ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन पूरे फैक्टर्स को हमने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा है, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो अनिश एक बार पूछ लेना बेटा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या डिस्कस यस। कर रहे हैं?
हमने एक यूनिट स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसमें बेसिकली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इसको दो हिस्सों में बेसिकली बांटा गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और उनको हमने स्पेसिफिकली दो नाम दिए हैं। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हमने कहा है स्पेसिफिक फोर्सेज है, और जो एक्सटर्नल फोर्स इन्वायरमेंट है, है जनरल जनरल फोर्स, फोर्स। है ना। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज इंडिविजुअल्स, institutions and forces are likely to influence the performance of a business enterprises, although they happen to exist outside its boundaries। यानी कुछ ऐसे फैक्टर जो बिजनेस की बाउंड्री से बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी बिजनेस पर, उसकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालते हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, change in taste or change in government economic policies, rapid technological developments, political uncertainties, changes in fashion, taste of consumers, and increased competition in market, all influencing the working of an business enterprises in important ways। ये सारे के सारी जो चेंजेस हमने पढ़े, ये कैसे न कैसे करके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, सो बिजनेस एंटरप्राइजेज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। वो अकेला नहीं रह सकता। ईच बिजनेस फर्म इज नॉट एन आइलैंड अनटू इटसेल्फ। वो अपने आप में कोई द्वीप नहीं हो सकता। इट एग्जिस्ट, सर्वाइव्स एंड ग्रोज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एंड फोर्सेज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। जो उसके आसपास जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के थ्रू ही वो अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को आगे continuously improve करता है। While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to responding or adopting according to them। हालांकि फिर भी फर्म थोड़ा बहुत, इंडिविजुअल फर्म जो है थोड़ा बहुत एबल होती है कि इनके ऊपर कंट्रोल कर सके, इनको चेंज कर सके, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनको जो है रिस्पॉन्ड करने का, इनको अडॉप्ट करने का, अकॉर्डिंगली इनके काम करने के। So a good understanding of environment by business managers enables them not only to identify and evaluate, but also to react to the forces external to their firms। इसीलिए ये बताया गया है कि भाई अगर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो जरूरी भी है किसी मैनेजर के लिए, ताकि वो इतना इनेबल्ड हो सके, वो अपने आप को इतना कैपेबल कर सके कि वो ना केवल आइडेंटिफाई कर सके किसी प्रकार के थ्रेट्स को, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को, बल्कि वो इवेलुएट भी कर पाए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, अपने वीक पॉइंट्स को। तो आइडेंटिटी एंड इवेलुएट को हम बेसिकली यहाँ एक टेक्निक से जोड़ लेते हैं, जिस टेक्निक को हम बोलते हैं स्वोट एनालिसिस, SWOT, स्वोट एनालिसिस। इसमें ये दोनों वर्ड हमारे हैं। जैसे आइडेंटिफाई के बारे में बात करें तो हम ओ और टी को शामिल कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाइड करना। और इवेलुएट की बात करें तो इवोल्यूशन में हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को, इनको हम जो है ना इवेलुएट करते हैं, ताकि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कराएं। तो इसलिए ये जो सोट है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने की एक टेक्निक है। Environment is a source of various resources for the running of a business, because the enterprises depends on the environment as a source of inputs। क्योंकि जितना भी जो बिजनेस है, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसका मेन जो है डिपेंडेंसी वो किस पर है, इन्वायरमेंट पर है। इन्वायरमेंट से वो बेसिकली क्या लेता है, इनपुट्स लेता है। इनपुट्स के फॉर्म में वो अगर बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योर, ये सब वो सोसाइटी से रिसीव करता है, इन्वायरमेंट से लेता है, रिसोर्सेज। एंड एज एन आउटलेट फॉर द आउटपुट्स, इट ओनली मेक सेंस दैट एंटरप्राइजेज डिजाइंस पॉलिसीज दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज that it needs to, so that it can convert those resources into outputs that environment desires, and this can be done better by understanding what the environment has to offer। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब कोई ये समझ पाए कि जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो इसको, वो किस तरीके से इसको प्रोवाइड कर रहा है, कैसी अपॉर्चुनिटी इसको दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के अंदर हमें जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है या जो इन्वायरमेंट हमें मिला है, तो उसको आइडेंटिफाइड करते हुए लोग उसी तरीके का वहाँ व्यवसाय स्टार्ट करें, उसी तरीके का बिजनेस कंटिन्यू करें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इन्वायरमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मूवी आई थी पीछे, मिस इंडिया। मिस इंडिया मूवी शायद आपने देखी भी होगी अनीश। मिस इंडिया मूवी के अंदर जो एक लेडी है, वो चाय की शॉप ओपन करती है, टी शॉप ओपन करती है फॉरेन के अंदर, और वो काफी पॉपुलर हो जाती है।
तो इस वजह से उसको मिस इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिस इंडिया टी शॉप वो बेसिकली चलाती है। तो वो सब उसका एक बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने का तरीका था, क्योंकि उसको वहां लगता था कि चाय बनाने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ कॉफी कॉफी बिक रही थी वहां पे। तो उसने ऐसा टेस्ट क्रिएट किया चाय का, जिससे कि वहां के लोगों को चाय की आदत हो गई और वो अपने आप को वहां एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन के तौर पे एस्टेब्लिश कर पाई। तो ये सब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। नाउ वी विल कम ऑन द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उन पे हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो यही रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। इसके बाद अपनी क्लास को हम करेंगे वाइंड अप। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिकली मीनिंग पर। अगर कोई मीनिंग आपसे पूछता है तो यू विल डायरेक्टली स्टेट, डायरेक्टली जो आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या एक्चुअल में। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business। जनरली हम उन्हीं फैक्टर्स को शामिल करते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हों और जो बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन हमें ये पता है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट इज कंट्रोलेबल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे पहुंच में है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिसमें हमने शामिल किया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट को, ये हमारे पहुंच से बाहर है, इनको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जो है ना कन्वर्ट कर सकते। तो हमें इनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है। तो हमें बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करनी है, और यही वो फैक्टर हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं। ये एक प्रकार का सम टोटल होते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, या किसी प्रकार के अदर फोर्सेज के लिए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और ये सब क्या करते हैं, बिजनेस पर अफेक्ट डालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। द इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइजेज आर पार्ट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। इस जनरल इन्वायरमेंट को ही हमने क्या बोला है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी को हमने क्या बोला है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा। So the individual, consumer and competing enterprises as well as government, consumer groups, competitors, courts, media and other institutions working outside an enterprises constitute its specific environment। और ये specific जो environment है that is called our internal environment। इसको हमने internal environment के नाम से जाना क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल है। कंपिटिटर्स को, कोर्ट्स को, मीडिया को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं पैसे के बल पे या अपनी पावर के बल पे, है ना। कंज्यूमर ग्रुप्स को हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इनको हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इनको प्रभावित नहीं कर सकते, ये हमें प्रभावित करते हैं। चाहे वो एक, मतलब ये सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालेंगे। अगर कोई भी छोटे से छोटा चेंज अगर इनमें आता है तो सभी बिजनेस पर इक्वली वो इम्पैक्ट डालेगा, चाहे वो कैसा ही बिजनेस क्यों ना हो। टॉप टिप के तौर पे अगर एक छोटी सी बात लिखी गई, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट द जनरल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम। जो बात अभी मैं बता रहा था, चाहे कुछ भी हो, इनमें अगर कोई चेंज आएगा तो सभी ऑन एंटरप्राइजेस को ये इक्वली इम्पैक्ट करेगा, सेम टाइम पे प्रभावित करेगा। इक्वली हो सकता है ना भी हो, किसी को कम किसी को ज्यादा कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पर सभी पर इम्पैक्ट अपना डालेगा ही डालेगा। These individuals, institutions, and forces are likely to influence the performance of a business enterprises, although they happen to exist outside its boundaries। तो जो इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, फोर्सेज हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, हालांकि वो बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस को वो इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालते हैं। इनमें अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, तो देखिए, चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर किसी प्रकार का इस इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसका क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट हमें दिया गया है, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। तो अनीस, जो गवर्नमेंट टैक्सेस अगर बढ़ाती है तो उसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली वैसे बात करें। हालांकि सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ेंगे तो उसका कहीं ना कोई प्रभाव तो होगा। तो उसका बिजनेस पर आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट होना चाहिए अनीस। सर अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो सर जो प्रॉफिट होगा उसमें ज्यादा मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो सर इंडिविजुअल को मतलब उसका सर प्रॉफिट पे वो पड़ेगा फर्क। हाँ, फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो घट जाएंगे, एक बात। यस सर। और वो सर दू- प्रॉफिट घट जाएंगे और सर जो फर्म सामान वामान लेती है, रॉ मटेरियल वगैरह, हम्म, सर उन पे टैक्स बढ़ जाएगा तो सर उनको रॉ मटेरियल हल्का महंगा बिल्कुल पड़ेगा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एक्चुअली, है ना। कॉस्ट ऑफ यस। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और साथ साथ जो चीजें हैं वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी लोगों के लिए, है ना, उनको खरीदना महंगा हो जाएगा और प्रॉफिट पर असर खास तौर पे पड़ेगा, प्रॉफिट जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यस सर। संस्था का ना ये इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें जैसे इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट, अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो इसका बिजनेस पर आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है तो उससे आपका, अगर मान लीजिए मार्केट में आपके कंपटीटिव आ जाते हैं, कंपटीशन में कोई दूसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है तो उससे आपके बिजनेस पर के कौन सा पॉइंट ज्यादा इफेक्ट होता है बेसिकली। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल समझेंगे, अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, मोनोपोलिस्टिक हैं, तो जितने भी आपके प्रॉफिट हैं, कस्टमर है, वो सारे आपके ही हैं, है ना। वो प्रॉफिट्स आपको ही अर्न करना है तो आपके प्रॉफिट्स उस कंडीशन में ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा इसके कारण भी प्रॉफिट मार्जिन में कमी आती है, प्रॉफिट भी हमारा रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जैसे बढ़ेगा, नए नए लोग आएंगे तो मार्केट का शेयर वो डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो कस्टमर भी डिवाइड हो जाएंगे और कस्टमर बढ़ जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट का मार्जिन भी घट जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, चेंज इन फैशन, फैशन सोशल बेसिस पे होता है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सोसाइटी में अगर इस तरीके के चेंजेस आ जाए कि उनका फैशन बदल जाए, उनके टेस्ट में बदलाव आ जाए कंज्यूमर के, तो क्या होगा कि जो मार्केट डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वंस। अब अगर वो नए प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो हमें नया ही बनाना पड़ेगा, तो ओल्ड वन हमारे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि हमें वो एज ए जो है ना कम रेट पे बेचने पड़े, या हो सकता है उनको हमें बिल्कुल ही आउट ऑफ मार्केट खत्म करना पड़े और उनकी जगह नए प्रोडक्ट लाने में जो कॉस्ट बढ़ेगी, जो लागत बढ़ेगी, जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे अननेसेसरी बढ़ सकते हैं। ये इस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं ना। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अगर देखें तो इसका क्या प्रभाव होगा, इनोवेशंस का क्या प्रभाव होगा। सो अगर हम इसमें बात करें तो रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे एलसीडी टीवीज नाउ बिकम ऑब्सोलीट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलईडी टीवीज। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे प्राचीन समय में किसान जो है ना हल से खेती करता था, अब वो जो हल है वो मार्केट से चला ही गया, उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली। अब वो ट्रैक्टर के थ्रू अपना जो है क्या करता है, खेती बाड़ी करता है। पहले लोग खुद से जो है फसल को काटते थे, अब जनी मशीनें आ गई तो उन्होंने मैन पावर को रिप्लेस कर दिया, केवल एक मशीन ही सारा काम कर देती है। तो इस तरीके के बिजनेस पर हमारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। और पॉलिटिकल अगर अनसर्टेनिटी हुई तो कहीं ना कहीं हमें माइंड में डर रहेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट्स में आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लेकर, और वो नए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेकर इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाएंगे। और जो अनसर्टेनिटी अगर रही पॉलिटिकल फैक्टर में तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं लॉस भी उठाना पड़े, हो सकता है कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट भी हो। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे बिजनेस को इम्पैक्ट यस। करते ही करते हैं, है ना। तो ये सब था बेसिकली एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। और ये जो 5 पॉइंट पढ़े, यही वो पॉइंट है जो बार बार आपके पास आएंगे और केस स्टडी बेस में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे तो यही जो मेन लैंग्वेजेस है ये आपको देखने को मिलेगी। जैसे इधर इन्फ्लुएंसेस जो है, ये इन्फ्लुएंसेस बताएगा केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो वो आपसे पूछेगा बताइए किस प्रकार का चेंज हुआ है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट हुआ। जैसे इन टैक्सेस बढ़े तो हम यहाँ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक का पार्ट है हमारा। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अपना जो और जैसे हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन घटेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इकोनॉमिकल पार्ट में ही आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे सोशल पार्ट का भी मतलब एक पार्ट बनाते हैं। भाई सोसाइटी में कंपटीशन बढ़ रहा है, सोसाइटी के अंदर हमारे नए नए कंपटीटर्स आ रहे हैं तो भी हमें नुकसान हो सकता है। हाँ, चेंज इन फैशन टेस्ट ही प्योरली सोशल इम्पैक्ट है हमारा, सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल के बारे में बात करता है। तो आप देखिए इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं रहता है। तो कंपटीशन का बढ़ना कहीं ना कहीं हमें लीगल इन्वायरमेंट को भी चुनौती देता है कि भाई सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बना दी कि भाई जो मर्जी इजीली मार्केट में आ सकता है, जा सकता है, तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट हमारा क्रिएट हो सकता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारी बातें हैं, यही हमारा बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ने का मेन मोटिव रहेगा। आज हम इसकी फीचर्स को और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो जो मीनिंग हम पढ़कर आए उन्हीं में से हमारी कुछ फीचर्स निकल कर आती हैं। जैसे पहली फीचर हमारे सामने निकल कर आती है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको अगर हम एग्रीगेट करें तो वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो हम सिंपली बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म्स एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। तो हम उसे बोलते हैं एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब होता है दैट इज सम टोटल, वो एक प्रकार का कलेक्टिव जो है ना स्टडी है। हम
ये भी ध्यान रखें कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको हम पढ़ नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं सकते जब तक कि उसको हम सब सेट्स में ना बांट लें, यानी टुकड़ों में ना बांट लें। जैसे पॉलिटिकल को अलग समझा जाएगा, लीगल को अलग, टेक्नोलॉजी को अलग, इकोनॉमिक को अलग, है ना। तो इनको अलग अलग लैंग्वेज में अगर हम अलग अलग पॉइंट करके हम पढ़ेंगे, सब सेट्स बनाकर पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर कहलाता है। इस इन्वायरमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इजी नहीं है। दूसरा, हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा है कि दो प्रकार के फोर्सेज हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल फोर्सेज। और स्पेसिफिक फोर्सेज में मैंने बताया सच एज इन्वेस्टर हैं, कस्टमर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर, जिनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे अफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज डायरेक्टली, वो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, एंड इमीडिएटली और तुरंत प्रभाव से इम्पैक्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जबकि जनरल जो फोर्सेज हैं, वो जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये क्या है, हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेसेस, एंटरप्राइजेज, एंड थस दे मे इफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इनडायरेक्टली। जितनी भी फर्म होती है उनको ये इनडायरेक्ट तौर पर प्रभावित करती है, इनडायरेक्ट तौर पर इम्पैक्ट डालती है। तीसरा, अगर हम फीचर की बात करें, इंटर रिलेटेडनेस, तो क्या होता है इंटर रिलेटेडनेस? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। मैं कहूं कि अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस में इंक्रीज आता है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डिमांड में डिक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है। अगर मान लीजिए कहीं जीएसटी के रेट अगर मान लीजिए बढ़ जाए, तो वहीं पर कहीं ना कहीं हम देखें तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो है हमारे, वो घटने की संभावना हो जाती है। या कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हड़ताल या किसी प्रकार का कोई जो एजिटेशन, मतलब जो ये होता है, क्या नाम बोलते हैं इसको, हड़ताल के साथ साथ ये लोग कर देते हैं ना, एजिटेट करते हैं, क्या करते हैं उसको, हड़ताल के साथ ये मारा मारी नहीं करना शुरू कर देते, क्या बोलते हैं निस इसको, अ, जैसे आंदोलन टाइप में छिड़ जाते हैं ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटरलेटेड। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, क्लोजली इंटरलेटेड है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, है इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, सर फैट आप फ्री। दंगों की बात कर रहे थे क्या? हाँ, क्यों नहीं हो जाते। आप देखो, अगर मान लो जीएसटी के रेट्स मान लो बढ़ जाएं एकदम से, तो यस क्या सर। क्या होगा? जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल तो करेंगे ही, या कहीं ना कहीं मान लो उनकी बातें नहीं मानी गई तो हो सकता है कि वो दंगे भी कर दे। अब जैसे फार्मर्स हैं, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई एमएसपी जो फिक्स कर दे, लेकिन गवर्नमेंट चाह रहे फार्मर चाह रहे हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करें। तो उससे क्या है कि वो धरने पे बैठे हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं इंटरलेटेड है। अगर किसी एक फैक्टर में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है, तो उससे दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। Yes, sir. जैसे इसने एक एग्जांपल देने की कोशिश की, भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर लोगों की मान लो बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, लोगों में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। और उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, हेल्थ Yes, प्रोडक्ट की sir. डिमांड करेंगे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फैट फ्री कुकिंग ऑयल्स हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव इन टर्न एंड चेंज द पीपल्स लाइफ स्टाइल। तो बेसिकली इंटररिलेटेडनेस को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल पकड़ा। उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आता है तो उससे अदर फैक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डायनेमिक इन्वायरमेंट की, डायनेमिक नेचर की, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी सबसे बड़ी फीचर ही यही है कि वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर, है ना। बदलाव प्रभावित, चेंजेबल है वो, हर पल बदलता रहता है, पता नहीं कब इसमें क्या चेंजमेंट आ जाए। जैसे कि अगर अब 2024 में बात करें अपने मंसूरी की, तो मनाली की तरफ अगर जाएं तो वहां पर बाढ़ आई हुई है। इन्वायरमेंट इस तरीके का हो गया है कि भाई वहाँ के जो सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहाँ जितना भी बिजनेस है वो इम्पेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ। उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वन कंट्रोलेबल फैक्टर है हमारा, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट्स इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड एंट्री फॉर द न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो, नए कंपटीटर्स आ गए, आपका कोई रोक नहीं है, आप उसको रोक भी नहीं सकते।
टेक्नोलॉजी में अगर कोई इंप्रूवमेंट आ जाती है तो उसको भी आप नहीं रोक सकते, यू हैव टू अडॉप्ट इट। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस अगर बदल रही है तो उनको आप कम नहीं कर सकते। हो सकता है कंज्यूमर की कोई नए प्रोडक्ट के बारे में डिमांड आ जाए, तो उसको आप नहीं बदल सकते, बट यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस। तो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक नेचर का भी होता है, और उस डायनेमिक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है ना एक अच्छा बिजनेसमैन के तौर पे एक अच्छी पॉलिसीज क्रिएट करके बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अब पहला पॉइंट था डायनेमिक नेचर, यानी कि बदलाव, बिजनेस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब है अनसर्टेन। अब बिजनेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो अनसर्टेन है, लार्जली अनसर्टेन, एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इसको मेजर करना, मापना, समझना बहुत खतरनाक, मतलब बहुत मुश्किल है फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में, स्पेशली व्हेन environment changes are taking place too frequently, एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, ये कैसा है, डायनेमिक है इन नेचर, बदलाव उसमें होता रहता है, और इसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम इसको मेजर कर पाए, इसके बारे में अजम्पशन ले पाए, तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी प्लानिंग करने की, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करने की कोशिश की कि ये एक कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, मतलब बहुत सारे इसमें फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही हमें समझ में आएंगे। करेक्टली अगर हमने इनको जानने की कोशिश, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस और फोर्सेस which arises from different sources, so it becomes difficult to compare, comprehend, understand, comprehend आपको पता ही है क्या होता है, understand at once what exactly constitutes a given environment. So in other words, environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts, in सबसेट्स, बट डिफिकल्ट टू ग्रैप्स इन टोटलिटी। लेकिन इसको एक साथ समझ पाना, एक साथ ग्रैप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये बहुत कठिन हो जाता है कि अगर इन सब में चेंज आए तो प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर इकोनॉमिकल चेंज आता है, सोशल चेंज आता है, या कोई पॉलिटिकल चेंज आता है, या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, या कोई लीगल चेंज आता है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर सब में चेंज आ जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नेचर के तौर पे हमने जाना है, समझा है। रिलेटिविटी की अगर बात करें, दैट इज द लास्ट फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या जुड़े हुए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन बदल जाता है। हम जैसे एक कहावत यूज करते हैं, चार कोस पे बदले पानी, अ, डंग डंग पे बदले वानी। तो कुछ इस तरीके की एक कहावत है कि भाई अगर आप कहीं जाते हो, किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, तो वहां पर आपकी भाषा, बोलचाल सब बदल जाता है। तो उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। या मैं कहूँ कि अगर इंडिया में लोग साड़ी ज्यादा पहनती हैं लेडीज, तो हो सकता है कि बाहर फ्रांस वगैरह में इसका कोई चलन ही ना हो। या मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन के अंदर लोग गाड़ी का ज्यादा यूज करते हैं, कार का ज्यादा यूज करते हैं, और इंडिया में साइकिल का ज्यादा यूज करते हैं, तो वो हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग इन्वायरमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिलेटिविटी के नाम से आता है, यानी आपसी आपसी जो है ना, इंटरडिपेंडेंस होने के बावजूद भी, इंटरडिपेंडेंसी होने के बावजूद भी, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, इनमें हमें चेंज देखने को मिल सकता है। वो चेंज किसी भी सेंस में हो सकता है वो लैंग्वेज में हो सकता है वो रिसोर्सिस में हो सकता है वो वहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशंस में पॉलिटिकल कंडीशंस में हो सकता है कि वो किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजी के रिलेशन में हो। तो कहीं ना कोई चेंज आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो बेसिकली क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। थोड़ा सा रिकैप करूं तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर, जिसको एक लाइन ये में अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है ये,
sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। तो ये एक लाइन हमें याद रखनी है जब भी बिजनेस के बारे में बात होगी। तो इसके फीचर्स में आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, गिव टू एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस, गिव टू एग्जांपल ऑफ जनरल फोर्सेस, तो आपको ये याद करने हैं। इंटररिलेटेडनेस के बारे में बात की गई है, डायनेमिक नेचर के बारे में बात की गई है। कई बार डायनेमिक और अनसर्टेनिटी के बारे में पूछ लेता है कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो डायनेमिक के बारे में आप यही कहेंगे कि भाई जो चेंजेज हैं वो लगातार होते रहते हैं, जबकि बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है। और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर बात करते हो, ये सारे फैक्टर जितने भी इन्वायरमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज हैं, इनको एक साथ समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको हमें सब सेट में करके समझना चाहिए। और एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो रीजन टू रीजन डिफर हो सकता है, कंट्री टू कंट्री अलग हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास अनीस। अगर कोई बात यहाँ आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। सर। तो यहाँ तक जो है यस। बातें क्लियर हैं। यस सर। अच्छा, स्कूल में जो है अभी क्या चल रहा है मुझे बताओ जरा एक बार। ये प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर थर्ड अपना जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करेंगे और ओके। प्लानिंग तक पहुंचे। स्कूल में प्लानिंग खत्म होने से पहले हम प्लानिंग को स्टार्ट कर लें, ताकि एक बार अगर हम स्कूल से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो उसमें हमें क्या होगा कि एक बेनिफिट मिलेगा कि हम जो यहाँ करेंगे तो स्कूल में आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और या फिर आप स्कूल में करेंगे तो यहाँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बात एक ही है। लेकिन हम स्कूल यस। से आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है स्कूल के काम से थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल सकता है कि भाई हमने ये चीज़ कर रखी है तो हम उसको थोड़ा सा वहाँ पर कम प्रायोरिटी देकर अदर काम को अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है तो मैथमेटिक्स है ना। चलिए कोई यस बात सर। नहीं, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल हम अपनी क्लास को नहीं यस। रखेंगे, कल संडे रहेगा। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में मैं 6 बजे एक क्लास लूंगा, अगर ज्वाइन करें तो कर लें, नहीं तो उसकी बाद में वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ओके। एटलीस्ट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, वो एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट 1 पर अगर देखना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।